everyone, I really hope you are doing great. Welcome to lecture number 10 of IPC VNS case law series. आज हम कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कुछ केसेस डिस्कस करेंगे और अटेम्प्ट से रिलेटेड एक लैंडमार्क केस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस एक हम लोगों ने पहले भी पिछले लेक्चर में भी देखा था, बट और कुछ उसके दो केसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए. ठीक है, एक तो ये वाला केस है टोपनदास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955 का ये केस है. ठीक है, देखो इस केस में क्या हुआ था. दिस केस डेल्ट विद द इशू ऑफ द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन एस्टैब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी. इसमें क्या था इस केस में, इस मतलब बेसिकली सबसे पहली लाइन क्या बता रही है कि ये वाला जो केस है ये कौन से इशू से डील कर रहा था. ये एक ऐसे इशू से डील कर रहा था कि क्या प्रोसिक्यूशन का क्या रोल है जब वो कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करेगी. प्रोसिक्यूशन का क्या रोल है इन प्रूविंग द एक्सिस्टेंस की कॉन्स्पिरेसी उस पर्टिकुलर केस में एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी. ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट 101% जो है प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी, एंड दैट मेयर सस्पिशन ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी इज नॉट इनफ. भाई आपको सिर्फ मात्र शक था इस बात का कि कॉन्स्पिरेसी थी, ये बात इनफ नहीं है कॉन्स्पिरेसी को आप ये बताने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी. आपको ये बात 100% प्रूव करनी पड़ेगी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करनी पड़ेगी कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी. तो टोपनदास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का ये केस है, इंपॉर्टेंट केस है. ठीक है, अब देखो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू उगाड़ का ये केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है. This case dealt with the issue of whether a conspiracy can be established in the absence of an overt act. Overt act का मतलब ये होता है कि कोई काम करने के लिए, मतलब कोई क्राइम करने के लिए एक्शन लेना. ठीक है, एक्शन टू कमिट अ क्राइम, ही कैन से टू कमिट अ क्राइम. ओवर्ट एक्ट का ये मतलब है. फिर से हम पहली वाली लाइन पढ़ लेंगे कि दिस केस डेल्ट विद द इशू ऑफ वेदर अ कॉन्स्पिरेसी, कि क्या कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश किया जा सकता है ओवर्ट एक्ट के एब्सेंस में. इस एक्शन के एब्सेंस में क्या कॉन्स्पिरेसी को स्टैब्लिश किया जा सकता है, ये इशू था. The court held that while an overt act is not essential to establish a conspiracy, overt act necessary नहीं है कि ये बता सके, ये essential नहीं है ये बताने के लिए कि conspiracy exist कर रही थी. उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. आपको सीधी सी बात है यही प्रूव करना पड़ेगा कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी. ओवर्ट एक्ट किया गया नहीं किया गया उससे आप कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने जाओगे तो वो आप उससे प्रूव नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो ये दो केसेस थे आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के. अच्छा, एक ये भी केस है, इसको तो मैं भूल ही गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट वर्सेस नलिनी 1999 का. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. और अगर आप सिर्फ यही केस भी लिख करके आते हो अपने मेंस में तो वो भी बहुत ज्यादा इनफ होगा. ठीक है, जैसे अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप सिर्फ ये केस लिख के आते हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन के साथ, दैट वुड बी मोर देन इनफ. देखो, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग मेन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी. पहली चीज क्या, ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट इंटेंशन अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्राइम. इन्होंने कहा कि जो जनरल रूल है हमारे पास, जो हम मानते हैं कि अगर आपका इंटेंशन नहीं था क्राइम कमिट करने का, मतलब अगर सिर्फ इंटेंशन है तो वो क्राइम नहीं कह सकते कि क्राइम कमिट हो गया. इंटेंशन का मतलब क्या है कि अगर आपका दिमाग में मेंस रिया है कि मुझे सामने वाले एक्स पर्सन को मारना है, तो दिस इज नॉट पनिशेबल. इंटेंशन मेयरली इज नॉट पनिशेबल. लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऐसा नहीं होता. मात आप लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी, मेयर एग्रीमेंट किया दो या दो से ज्यादा लोगों ने, तो ये पनिशेबल हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है, जो ऑफेंस है कॉन्स्पिरेसी का, दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. इट इज द इंटेंशन टू कमिट क्राइम दैट इज पनिशेबल. यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी में इंटेंशन ही आपका पनिशेबल है. भाई आप लोगों ने आपस में मेयर एग्रीमेंट ही किया, अभी सिर्फ बातचीत ही हुई है, तो ये पनिशेबल है. ठीक है, इसीलिए हम ये जो कॉन्स्पिरेसी है, हम इसको ऑफेंस पर सी भी कहते हैं, यानी कि अपने आप में ही पनिशेबल है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है. ठीक, एक तो ये बात हो गई. दूसरी चीज, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कॉन्स्पिरेटर्स शुड अग्री टू कॉमन पर्पस एट द सेम टाइम. जरूरी नहीं है कि उसी समय पर जो है सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो कॉमन पर्पस के लिए अग्री करें, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. देन थर्ड पॉइंट, प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रोड्यूस एविडेंस not only to show that accused had knowledge of the object of conspiracy,
प्रोसिक्यूशन इस बात को तो जो है प्रूव करेगा, इस बात के लिए तो एविडेंस लेकर ही आएगा कि हर अक्यूज्ड को नॉलेज थी कॉन्स्पिरेसी की, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी मतलब कि गोल क्या था कॉन्स्पिरेसी का, इस बात की नॉलेज थी, ये तो आपको प्रूफ करना ही करना पड़ेगा। बट आपको इस बात की भी नॉलेज थी प्रोसिक्यूशन को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि एग्रीमेंट भी हुआ था इन लोगों के बीच में, एंड एग्रीमेंट बिटवीन देम, कुछ मतलब एग्रीमेंट हुआ था, सच एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी फॉर्मल और एक्सप्रेस। जरूरी नहीं है अग्रीमेंट का मतलब वो मत समझो कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट में हम एग्रीमेंट करते हैं पेपर पे एग्रीमेंट हो रहा है, ये जरूरी नहीं। अग्रीमेंट यहाँ पर क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स प्रूव करना है आपको, वहां पे पेपर निकाल के डॉक्यूमेंट निकाल के नहीं बैठ जाना है कि उन्होंने आपस में साइन करके कोई एग्रीमेंट बनाया था, नहीं। यहाँ पर एग्रीमेंट का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो दो चीजें प्रूव करनी है प्रोसिक्यूशन को, एक तो ये प्रूव करना है कि अक्यूज्ड को नॉलेज था कॉन्स्पिरेसी की, सारे अक्यूज्ड को, जो भी अक्यूज था, ईच अक्यूज्ड क्योंकि लिखा है तो जितने अक्यूज्ड हैं सबको नॉलेज था कि गोल क्या था कॉन्स्पिरेसी का, और दूसरी चीज उनके बीच में अग्रीमेंट था बिटवीन देम, सच एग्रीमेंट जो है वो फॉर्मल या एक्सप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो एग्रीमेंट है आप इसको सर्कमस्टांसेस से भी देख करके समझ सकते हो कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसके बाद ही जो है ये एक्ट कमिट हुआ है। देन फोर्थ पॉइंट, कॉन्स्पिरेसी इज डन इन प्रिवेसी। कॉन्स्पिरेसी जनरली जब कोई इस तरीके की बात हो रही है कि हमें मारना है किसी को या कुछ, तो ऑब्वियसली ये सीक्रेटली होगा, प्रिवेसी में होगा, कोई गांव गुहारी करके कोई जो है प्लान आपस में नहीं बना रहा होगा कि हमें सामने वाले पर्सन को या किसी को मारना है। तो इसीलिए कॉन्स्पिरेसी जो है हमेशा प्रिवेसी में है, और इट इज रियरली पॉसिबल टू फाइंड डायरेक्ट एविडेंस। ये मतलब बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केसेस में होगा कि डायरेक्ट एविडेंस मिले कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने। डायरेक्ट एविडेंस क्या है कि किसी ने परसीव किया हो, परसीव्ड बाय सेंसेस, ये जरूरी नहीं है। डायरेक्ट एविडेंस कॉन्स्पिरेसी का मिलना जरूरी नहीं है, मतलब रेयर केसेस में ऐसा होता है। देयरफॉर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इसीलिए कॉन्स्पिरेसी में जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक, अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, तो वहां पर पहुंच करके जो भी सर्कमस्टेंसेस को देख करके लग रहा है, पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो मतलब जो मौका वारदात है वो। ठीक, then conspirator is not responsible for the acts of co-conspirator after the termination of conspiracy। अब आप ये कहोगे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, वो ये होता है, मान लीजिए किसी का मर्डर करने का जो है ए बी सी डी ने आपस में मिल करके कॉन्स्पायर किया था कि मर्डर करना है। मर्डर एक बार हो गया, कॉन्स्पिरेसी यहीं पर कॉन्स्पिरेसी का टर्मिनेशन हो गया वंस द मर्डर इज डन। जब टर्मिनेशन हो गया, फिर टर्मिनेशन होने के बाद डी ने किसी मान लीजिए एक्स पर्सन को मार दिया है, अभी तो यहाँ पर वाई पर्सन का मर्डर हुआ, साथ में मिलकर के उन्होंने कॉन्स्पायर किया, ठीक है। अब डी ने किसी एक्स पर्सन को मार दिया है, और ये जो है कॉन्स्पिरेशन, जब आपका ये टर्मिनेट हो गई कॉन्स्पिरेसी, उसके बाद एक डी ने जो भी एक्ट किया उसके लिए कोई दूसरा ए बी सी में से कोई कॉन्स्पिरेटर लाइबल नहीं होगा। वही यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्स्पिरेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ को कॉन्स्पिरेटर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। एक बार जब जो इनके बीच में जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जब when that has come to an end, जब वो एंड पे आ गई है, खत्म हो गई है, तो फिर उसके बाद दूसरा कोई इंसान, दूसरा कोई को कॉन्स्पिरेटर क्या कर रहा है उससे कोई फर्क जो है बाकी कॉन्स्पिरेटर्स को नहीं पड़ता है, उनको जो है इसमें घसीटा नहीं जाएगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, जो कि हम एविडेंस एक्ट में या फॉर दैट मैटर बीएसए में पढ़ेंगे। ठीक है, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम लोग एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 62 पे। देखो, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस विच इज सेक्शन नंबर 511 ऑफ आईपीसी, जो आईपीसी पढ़ रहे हैं उनके लिए आईपीसी, एंड सेक्शन नंबर 62 ऑफ बीएनएस। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 का। देखो, अच्छा पहले तो हम हेडिंग इसकी समझ लें, मार्जिनल हेडिंग का क्या मतलब है। इनके कहने का ये मतलब है कि पनिशमेंट दी जा रही है एक ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या किसी और इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या किसी और इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, उसका अटेम्प्ट किया गया है। ठीक है, उसका अटेम्प्ट किया गया है अभी, तो उसमें क्या सजा मिलेगी। अभिनंदन मिश्रा वांटेड टू परस्यू एमए करना चाहते थे वो पटना यूनिवर्सिटी से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट।
he attached the forged documents, main important बात कि उन्होंने forged documents attach किए थे with his application that proves that he has done his graduation in the year 1951. और उन डॉक्यूमेंट से बेसिकली वो ये प्रूव करना चाहते थे कि उन्होंने 1951 में उन्होंने जो है ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया एंड ही हैज आल्सो ही इज अ टीचर एट स्कूल. ठीक है. यूनिवर्सिटी कम्स टू नो दैट द डॉक्यूमेंट अटैच्ड बाय द कैंडिडेट वर फोर्ज्ड. यूनिवर्सिटी को पता चल गया ऑब्वियसली कि ये जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं कैंडिडेट ने ये फोर्ज्ड है, एज he was neither a graduate, ना ही ये बंदा ग्रेजुएट था और ना ही टीचर था. एंड एज अ रिजल्ट यूनिवर्सिटी फाइल्ड अ केस अंडर सेक्शन 420 चीटिंग का केस फाइल किया और 511 ये इस सेक्शन के अंडर ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 कोर्ट हेल्ड दैट petitioner has already done his preparation when he has gone through the application process. जब इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस करना ही शुरू किया तो कोर्ट ने कहा कि petitioner ने तभी जो है अपना प्रिपरेशन वाला काम शुरू कर दिया था. The moment he dispatched the, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात को अंडरलाइन करेंगे हम, कि जिस समय उस बंदे ने डॉक्यूमेंट्स को डिस्पैच किया ये अटेम्प्ट हो गया. ये अटेम्प्ट हो गया कि भाई अब तो काम तुमने कर ही दिया ना. अब आप कहोगे क्राइम कमिट कब होगा मैम? क्राइम तब कमिट होगा जब यूनिवर्सिटी वालों को पता ना चला होता और ये यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला ले लिया होता या एडमिशन ले लिया होता, ना पता चला होता तो क्राइम कमिट हो गया होता. उसके बाद अगर पता चला होता, एडमिशन लेने के बाद अगर यूनिवर्सिटी वालों को पता चला होता तो फिर उनको यहाँ पर नहीं पनिश किया जाता है ना, फिर उसके लिए अलग सेक्शन में पनिश किया जाता. फिर अटेम्प्ट में क्यों आते हैं हम? जब कमीशन ही हो गया होता तो हम अटेम्प्ट में ना आते. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. यहाँ पर जो है अटेम्प्ट के ही स्टेज पर पता चल गया. ठीक. Therefore the petitioner will be liable for an attempt at cheating. इसीलिए petitioner को लाइबल किया गया चीटिंग के अटेम्प्ट के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिस्क्राइब किए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अटेम्प्ट एज फॉलोज. क्या? अक्यूज्ड हैज एन इंटेंशन और मेंस रिया टू कमिट द इंटेंडेड ऑफेंस. उन्होंने कहा कि अक्यूज्ड का इंटेंशन था या मेंस रिया थी उस इंटेंट ऑफेंस को कमिट करने के लिए. भाई तभी आदमी अटेम्प्ट करेगा ना. जैसे मान लीजिए अगर अटेम्प्ट टू मर्डर किसी ने किया है, कोई इंसान किसी को जहर देकर के मारना चाहता है तो उसने उसके खाने में अगर जहर मिला दिया, दैट इज एन अटेम्प्ट. उसका इंटेंशन था मारने वाले का तभी तो जहर मिलाया. हंसी खेलने के लिए तो जहर नहीं मिलाया, तो अटेम्प्ट तो हो गया ना. यहाँ पर भी भाई सेम चीज है, अटेम्प्ट तो हो गया. कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई अटेम्प्ट हो किस वजह से है? क्योंकि उसका इंटेंशन था या मेंस रिया था उस ऑफेंस को कमिट करने का. ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से, वो एक अलग की बात है. लेकिन अटेम्प्ट के लिए तो आप फिर भी पनिशेबल हो गए. ठीक. ही हैज टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड. उसने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, दैट इज एन एक्ट. जैसे कि प्रिपरेशन वो कर रहा था, वो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर कर रहा था, प्रिपरेशन हुई. उसके बाद ही हैज टेकन वन स्टेप फॉरवर्ड. वन स्टेप फॉरवर्ड जैसे ही उसने लिया डॉक्यूमेंट को डिस्पैच किया, दैट इज एन अटेम्प्ट. अटेम्प्ट हो गया वहां पर. तो जब उसने ये एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया, यहां से वो यहां बढ़ा है, एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया, अटेम्प्ट हो गया. दैट इज एन एक्ट और स्टेप विच वाज मोर देन प्रिपेरेटरी. मतलब कि वो प्रिपरेशन से ज्यादा था, प्रिपरेशन से एक स्टेप ज्यादा था टू द कमीशन ऑफ द इंटेंडेड ऑफेंस टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द कॉन्टेम्पलेटेड ऑफेंस. कि मतलब अब जो ये ऑफेंस करना चाहता था, जो ये एडमिशन लेना चाहता था यूनिवर्सिटी में, जो ये एडमिशन लेना चाहता था, ये जो ऑफेंस ये करना चाहता था, इससे जो है आगे बढ़ गया वो. ठीक. देन ही फेल्ड टू कमिट दैट इंटेंडेड ऑफेंस बाय एनी रीजन. ये जो एडमिशन वाला ये जो ऑफेंस कमिट करना चाहता था, ये जो है किसी रीजन की वजह से वो नहीं कर पाया, तो अटेम्प्ट में ही रह गया वो. इसी वजह से अटेम्प्ट जो है वो हमेशा बेटा पनिशेबल होती ही है. अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल होती है. प्रिपरेशन जो है कुछ जैसे डकैती वगैरह के ऑफेंसेस है, प्रिपरेशन कुछ उसमें पनिशेबल होती है, सब में पनिशेबल नहीं होती है. इंटेंशन कभी भी पनिशेबल नहीं होता. अगर आप कॉन्स्पिरेसी को हटा दे दो, इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता है. आपका प्रिपरेशन भी के कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें वो पनिशेबल होता है. और अटेम्प्ट आपका ऑलवेज पनिशेबल होता है. एंड आपका जो कमीशन होता है वो भी आपका ऑलवेज पनिशेबल होता है. ठीक है. तो यहाँ पर ये है जो कि अटेम्प्ट के बारे में इस केस में बताया गया था. ये बहुत ही लैंडमार्क केस है और बहुत बार पूछा भी गया है कि अटेम्प्ट से रिलेटेड कौन सा लैंडमार्क केस है. तो अब आपको पता है कि अभियन मिश्रा वर्सेस मिश्रा, ये ना, हाँ, अभियन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 का ये केस है. कई बार लिखने को भी आ जाता है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखना है. ये सब आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आपको सीधे सीधे ये लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटेम्प्ट के ऊपर क्या कहा था. बस दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है. सो आई होप आप लोगों को अब ये केसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.